हेलो एसीसीए एफआर स्टूडेंट्स। आपके एसीसीए एफआर एग्जाम को अब 1 मंथ से भी कम समय बचा है, बट आई एम श्योर कि आप सभी ने एक बार एटलीस्ट एफआर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ देयर इज वन टॉपिक इन योर एफआर सब्जेक्ट जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप 20 से 30 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि कंसोलिडेशन के जो 12 मस्ट नो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो सके। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए विल स्टार्ट दिस वीडियो इमीडिएटली, जिसका नाम है द 12 मस्ट नो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। नाउ एसीसीए एफआर कंसोलिडेशन 12 मस्ट नो एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है? जैसे कि आपको पता है गुडविल होता है, एक एनसीआई होता है, ग्रुप रिटेन अर्निंग होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिसका हमें ध्यान देना पड़ता है व्हेन वी सॉल्व द कंसोलिडेशन क्वेश्चंस। ओके, नाउ द इसेंशियल कंसोलिडेशन मैप। तो जब भी आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको वहां पे ग्रुप स्ट्रक्चर स्टेब्लिश करना है। पेरेंट का क्या शेयर है, एनसीआई का क्या शेयर है, आपको इमीडिएटली एक्विजिशन डेट फाइंड आउट करनी है, और फिर उस एक्विजिशन डेट पे आपको नेट एसेट्स निकालना है, और उसके साथ साथ जो रिपोर्टिंग डेट है उस पे भी नेट एसेट कैलकुलेट करना होता है। आपको गुडविल की वर्किंग करनी है, आपको क्लोजिंग एनसीआई की वर्किंग पड़ सकती है, और आपको ग्रुप रिटेन अर्निंग की वर्किंग करनी पड़ सकती है, जिसपे काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा इंट्रा ग्रुप आइटम्स जो होते हैं उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जाता है, ये सारे एडजस्टमेंट। सो इन 12 मस्ट नो एडजस्टमेंट्स के अंदर मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड चीजें बताने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पीडीएफ आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, विच इज वेरी गुड फॉर रिविजन, फॉर कंसोलिडेशन, ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला एडजस्टमेंट, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, है ना। तो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब एक्विजिशन डेट तक का जो प्रॉफिट है और एक्विजिशन के बाद रिपोर्टिंग डेट तक का जो प्रॉफिट है, उसका क्या एडजस्टमेंट होता है। सो रिजर्व्स एग्जिस्टिंग एट द एक्विजिशन डेट आर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, दे फॉर्म पार्ट ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर एंड अफेक्ट द गुडविल। ठीक है, तो जो भी आपके रिजर्व्स हैं, ओके, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं, या आप नेट एसेट्स बोल लीजिए, एक्विजिशन डेट पे वो आपको फाइंड आउट करने हैं, और नेट एसेट्स में आपको उसे इंक्लूड, मतलब बेसिकली इट्स अ नेट एसेट ओनली, और ये आपकी गुडविल की वर्किंग को इम्पैक्ट करता है। ओके, ओनली द मूवमेंट इन द सब्सिडीज एडजस्टेड रिजर्व आफ्टर एक्विजिशन इज शेयर बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई। ठीक है, तो एक्विजिशन के बाद जो भी मूवमेंट होता है सब्सिडी के प्रॉफिट्स में, रिजर्व में, सिर्फ वही हम पेरेंट को और एनसीआई को उसमें उसका शेयर देते हैं। ओके, सो अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन जो रिजर्व्स प्रॉफिट्स हैं वो आपकी गुडविल की वर्किंग में जाते हैं। So post acquisition profit is nothing but it's equals to adjusted closing reserves minus adjusted acquisition data date reserve। ठीक है, कई लोग इसे नेट एसेट्स ऑन द रिपोर्टिंग डेट माइनस नेट एसेट्स ऑन द एक्विजिशन डेट भी बोलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, नेवर ऐड द सब्सिडीज टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स टू ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। तो जब भी आप ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की कैलकुलेशन करते हैं, तो सब्सिडी की जो टोटल रिटेन्ड अर्निंग है वो कभी भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन ही लिया जाता है। दूसरा हमारा एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत से स्टूडेंट मिस करते हैं। At acquisition date, recognize the subsidiaries identifiable assets and liabilities at fair value। ये IFRS 3 के हिसाब से है कि एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के जो असेट्स लाइबिलिटीज है वो फेयर वैल्यू पे लेने होते हैं। अगर नहीं लिया है, कोई एक आइटम आपने मिस किया है, तो वहां पे फेयर वैल्यू अपलिफ्ट किया जाता है, जिससे असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, तो डेफिनेटली आपके नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे इंक्रीज होंगे। एंड यस, अगर नेट एसेट इंक्रीज होगा तो गुडविल वर्किंग में जाके रिड्यूस होगी। तो फेयर वैल्यू अपलिफ्ट जो होता है वो गुडविल को रिड्यूस करेगा। अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है जिसका फेयर वैल्यू अपलिफ्ट किया गया है, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्विजिशन डेट से दिखाना पड़ेगा। ओके, एंड फेयर वैल्यू अपलिफ्ट कैसे निकालेंगे? जितने से भी फेयर वैल्यू अपलिफ्ट हुई है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड करिए, और फिर इनटू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कर दीजिए। जो अगर मंथ्स में है तो नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 करके आप एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं।
द क्यूमुलेटिव एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ये आपके एसेट्स को रिड्यूस करेगा रिपोर्टिंग डेट पे, और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को भी कम करेगा। जी हाँ, तो अगर फेयर वैल्यू अपलिफ्ट हो रहा है तो उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपके जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसको भी कम करेगा और नेट एसेट्स को भी रिपोर्टिंग डेट पे कम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्योंकि इसका इंपैक्ट कई जगह जाता है। अगर डिफर्ड टैक्स की रिक्वायरमेंट दे रखी है आपको, जैसे कम चांसेस हैं इसके, तो जो भी रिलेटेड डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आई है वो आपके नेट अपलिफ्ट को और कम करेगी एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द गुडविल। जी हाँ, तो अगर क्वेश्चन में आपको डिफर्ड टैक्स दे रखा है उस फेयर वैल्यू अपलिफ्ट का, तो वो लेना मत भूलना। ठीक है, उस डिफर्ड टैक्स से आपका जो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी से आपके जो नेट अपलिफ्ट है, फेयर वैल्यू अपलिफ्ट, वो रिड्यूस होगा एंड इट विल इंक्रीज द गुडविल। ओके, अ की रिमाइंडर, a consolidation fair value uplift does not create a revaluation surplus in the subsidiary's individual record। तो ध्यान रखिएगा, अगर कुछ फेयर वैल्यू अपलिफ्ट है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस वहां क्रिएट नहीं होगा। ओके। तीसरा हाईली इंपॉर्टेंट वर्किंग, गुडविल कैलकुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद मैंने यहां लिखी भी नहीं है, गुडविल हमेशा एक्विजिशन डेट पे निकालनी होती है। ठीक है, हाउ? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड प्लस एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, और ये एनसीआई आप दो मेथड से निकाल सकते हैं, फेयर वैल्यू मेथड एंड द प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एक्वायर। तो ये जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हैं, जब आप ये लेंगे तो इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो कंसीडरेशन है इसके अंदर कैश कंसीडरेशन हो सकता है, शेयर इशू के हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको लेनी पड़ती है, डिफर्ड कंसीडरेशन है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, एंड एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसीडरेशन। ठीक है, एक्विजिशन से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल फीस अगर आपको दे रखी है तो प्लीज उसे ऐड मत करिएगा कंसीडरेशन में, उसे आप एक्सपेंस करिएगा। दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। शेयर इशू कॉस्ट रिड्यूस द इक्विटी while debt issue costs are dealt with under IFRS 9। Important tip, यूज द मार्केट वैल्यू नॉट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड कंसीडरेशन। ठीक है, तो जब आप शेयर इशू करेंगे कंसीडरेशन में तो उसकी मार्केट वैल्यू लीजिएगा, ना कि फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। अगला एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड है, डिफर्ड एंड कंटिंजेंट कंसीडरेशन। ना डिफर्ड कैश कंसीडरेशन क्या है? जब गुडविल निकालते हैं तो आप सबको पता है इसको हम इंक्लूड करते हैं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखी जाती है कि एक्विजिशन डेट पे क्या है। डिफर्ड कंसीडरेशन मतलब फ्यूचर में आप कंसीडरेशन आपको जो है बेसिकली आप पे करेंगे तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो आपको निकालनी होती है। उसके बाद आप हर साल उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते हैं। तो हर साल जैसे सपोज करिए फ्यूचर कैश कंसीडरेशन $100 था, व्हेन यू कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू इट केम $90। तो अब आप $90 पे इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा दैट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, वो आपके $90 को यानी कि लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा एंड यस पेरेंट्स की रिटेन्ड अर्निंग को कम करेगा। फाइनेंस कॉस्ट इज एन एक्सपेंस जो पेरेंट कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग को कम करेगा। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग जब वर्किंग बनाएंगे तो वहां पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इट इज नॉट एडेड टू गुडविल, ध्यान रखना गुडविल में से मत ऐड कर देना इंटरेस्ट को। कंटिजेंट कंसिडरेशन इज इंक्लूडेड एट एक्विजिशन डेट एट फेयर वैल्यू। तो अगर कोई कंटिजेंट कंसिडरेशन है तो उसको फेयर वैल्यू पे लीजिएगा एक्विजिशन डेट पे। इफ क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू चेंजेस नॉर्मली गोज टू प्रॉफिट और लॉस। इफ क्लासिफाइड एज इक्विटी इट इज नॉट रीमेजर। तो अगर आपका जो कंटिजेंट कंसिडरेशन है अगर वो एक लाइबिलिटी है, ठीक है, तो जो भी लाइबिलिटी में चेंज होगा साल दर साल वो आपको पीएनएल में ले जाना पड़ेगा, और अगर इक्विटी है तो उसको रीमेजर नहीं करेंगे। इतना वैसे कॉम्प्लिकेटेड दे विल नॉट आस्क इन द एग्जाम, आई होप सो। नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रैपिंग है वो ये है, डू नॉट अप्लाई द IS 37 प्रोबेबिलिटी टेस्ट टू एक्सक्लूड द एक्विजिशन डेट कंटिजेंट कंसिडरेशन IFRS 3। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर कंटिजेंट कंसिडरेशन दिया गया है तो उसे आप अपने कंसिडरेशन में इंक्लूड कर दीजिएगा। IS 37 जैसी कोई भी चीज यहां यूज करने की जरूरत नहीं है। गुडविल इम्पेयरमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। नाउ जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो दो मेथड होंगे जो आपको याद होने चाहिए, एक है फुल गुडविल मेथड माफ कीजिएगा, एक है पार्शियल गुडविल मेथड। फुल गुडविल मेथड, impairment attributes to the subsidiary CGU is shared between the parent and NCI in their ownership proportion। फुल गुडविल मेथड वो होता है जिसमें अगर आपने फुल गुडविल मेथड लगाया है तो इंपेयरमेंट लॉस जो है वो पेरेंट और एनसीआई दोनों को उनके रिस्पेक्टिव शेयर पे जाता है। और अगर पार्शियल गुडविल मेथड है तो यहाँ पे इंपेयरमेंट का जो लॉस होता है, ओके, इट इज चार्ज ओनली टू द पेरेंट। ठीक है, ये आपके ग्रुप रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करेगा
एनसीआई को नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल में बता देता हूं। फुल गुडविल मेथड का मतलब है जब आप एनसीआई का मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे करते हैं, तो उस केस में जो भी इंपेयरमेंट लॉस है, ओके, गुडविल का जो भी इंपेयरमेंट लॉस है, पेरेंट एनसीआई दोनों को देना है। ओके, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग भी इंपैक्ट होगी और आपकी एनसीआई की वर्किंग भी। लेकिन अगर पार्शियल गुडविल है, यानी कि आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में जो इंपेयरमेंट लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को दीजिएगा, यानी कि सिर्फ ग्रुप रिटेन अर्निंग ही इंपैक्ट होगी। ओके, if a wider impairment loss extends beyond the goodwill to the subsidiaries other net assets, the allocation requires care because NCI इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, for standard FR question that provide a goodwill impairment figure, apply the full goodwill slash partial goodwill rule above। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट है इंट्रा ग्रुप इन्वेंट्री एंड PURP, दैट इज प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, eliminate any intra-group sale and purchase in full, reduce the group revenue and group cost of sale by transfer। तो अगर पेरेंट ने सब्सिडी को सेल की है, सब्सिडी ने पेरेंट को सेल की है, कोई भी इंट्रा ग्रुप अगर सेल परचेज है, तो आप उसको पूरा का पूरा आपको रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से रिमूव करना पड़ेगा। इफ ट्रांसफर गुड्स रिमेन इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन अगर वो गुड्स अभी भी किसी के क्लोजिंग इन्वेंट्री में है, किसी से मेरा मतलब है पेरेंट या सब्सिडी के, तो उस पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उससे आपको ग्रुप इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेंट्री को आप अनरियलाइज प्रॉफिट से रिड्यूस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। नाउ ये अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ट्रांसफर प्राइस, जिस प्राइस पे पेरेंट ने सब्सिडी को फॉर एग्जांपल ट्रांसफर किया था, तो उस प्राइस पे इन्वेंट्री लीजिए, इनटू प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो मल्टीप्लाई करिए। पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्कअप है तो मार्कअप के केस में आपको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करके प्रॉफिट अलग तरीके से निकालना पड़ता है। ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, उसके बाद द पीयूआरपी रिड्यूसेस द सेलर्स प्रॉफिट। जो कोई भी सेलर है, चाहे पेरेंट है चाहे सब्सिडी है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट से हम उसके प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे। पेरेंट अगर सेलर है, पेरेंट कंपनी, तो 100% रिड्यूसेस द ग्रुप रिटेन अर्निंग। अगर सब्सिडी सेलर है, तो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है वो ग्रुप रिटेन अर्निंग और एनसीआई के बीच में बांट दी जाएगी। बिल्कुल सही है, अगर पेरेंट ने गुड सेल करे हैं, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो सिर्फ पेरेंट का प्रॉफिट है, तो पेरेंट के अनरियलाइज प्रॉफिट, सॉरी, पेरेंट की ग्रुप रिटेन अर्निंग्स को आप कम करिएगा। लेकिन अगर सब्सिडी ने सेल किया है, तो सब्सिडी को प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट में पेरेंट और एनसीआई दोनों को हिस्सा देना पड़ेगा, तो फिर आपको दोनों को एलोकेट करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम ट्रैप, आइडेंटिफाई द सेलर बिफोर एलोकेटिंग दी पीयूआरपी। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि सेलर कौन था। सेवेंथ एडजस्टमेंट हमारा, अभी तक हमने टोटल 6 एडजस्टमेंट देख लिए, 6 और एडजस्टमेंट्स हमारे बचे हैं, क्विकली गो थ्रू करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा सितंबर अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी हमारा जो एनके लर्निंग का जो रिवीजन बैच है एफआर का, दैट इज गोइंग ऑन, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। ओके, नाउ चलिए कलर चेंज करते हैं। सो इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ नॉन करेंट असेट, एलिमिनेट अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अगर नॉन करेंट एसेट ट्रांसफर हुए हैं ग्रुप के बीच में, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो यहां भी एलिमिनेट होगा। कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट एट द ट्रांसफर डेट। ओके, रिड्यूस द असेट एंड सेलर्स प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलर का प्रॉफिट कम कर देना और एसेट्स की वैल्यू को उतने से कम कर देना। करेक्ट एक्सेस डेप्रीसिएशन, अब हुआ क्या, आपने एसेट ट्रांसफर किया बढ़ी हुई प्राइस पे, ग्रुप विद इन द ग्रुप, तो बढ़े हुए प्राइस पे डेप्रीसिएशन हुआ, तो वो जो एक्सेस डेप्रीसिएशन है वो भी तो ठीक करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हाउ? अनरियलाइज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था, क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे होगा? जो अनरियलाइज वाला पार्ट है असेट के वैल्यू पे, ट्रांसफर प्राइस पे जो अनरियलाइज वाला पार्ट है, वही आप उसी पे आपको एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। इनटू कर दिया रिलेवेंट पीरियड, तो मान लीजिए इस साल में 9 महीने 10 महीने के लिए ये हुआ था, तो उतने टाइम का आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। रिड्यूस दैट डेप्रिसिएशन एंड इंक्रीज द परचेसर्स प्रॉफिट। परचेसर का जो प्रॉफिट है वो आपको यहां पे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसने परचेस किया है, जैसे आपने असेट मुझे बेच दिया, हम एक ही ग्रुप में है ना, तो मेरे पास असेट आ गया $100 का असेट, मेरे पास 110 में आ गया, तो मैंने 10 पे एक्सेस डेप्रिसिएशन दे दिया, जो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। अब मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो अब मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इंक्रीज द परचेसर्स प्रॉफिट।
Seller and purchaser effects may belong to different entities, therefore they may not affect the NCI. They may affect the NCI differently. एग्जाम्पल, इफ सब्सिडरी सेल्स टू द पेरेंट, ध्यान से देखिए, अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया है, द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिड्यूसेस द सब्सिडरी प्रॉफिट, बट द एक्सेस डेप्रिसिएशन करेक्शन इंक्रीजेस द पेरेंट प्रॉफिट, क्योंकि पेरेंट यहां पर बायर है। ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज एंड आइटम्स इन ट्रांजिट, एलिमिनेट मैचिंग इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल्स पेबल्स लोन्स एंड रिलेटेड इंटरेस्ट बैलेंस। वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, पता ही होगा आपको। तो कोई भी अगर ऐसा बैलेंस है तो वो आपको एलिमिनेट करना पड़ता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। वेयर बैलेंसेस डिसएग्री, प्रोसेस द रिकंसाइलिंग आइटम फर्स्ट एंड देन एलिमिनेट द करेक्टेड बैलेंस। अगर कुछ कैश इन ट्रांजिट है तो रिकॉर्ड द रिसिप्ट बाय इंक्रीजिंग द कैश एंड रिड्यूसिंग द रेसिपिएंट्स रिसीवेबल। ठीक है। अगर कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है तो रिकॉग्नाइज द परचेजर इन्वेंट्री स्लैश परचेसेस एंड पेबल एज अप्रोप्रिएट, देन एलिमिनेट इंटर ग्रुप बैलेंस एंड कंसीडर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सो ये काफी इजी एडजस्टमेंट है, बहुत ही इजीली हो जाता है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इसमें से किसी भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, वी आर जस्ट गोइंग विद द प्रॉपर रिवीजन। ठीक है। और एग्जाम से पहले भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं एक बार, इट विल टेक यू हार्डली 15-20 मिनट्स, बट बहुत अच्छा है। और इसमें अगर किसी टॉपिक में आपको लगता है कि एडजस्टमेंट आपको नहीं आता, यू वांट टू अंडरस्टैंड लर्न, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस एडजस्टमेंट का नाम ज़रूर टाइप करिएगा, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसकी वीडियो अपलोड करूं कि कैसे वो एडजस्टमेंट एक्चुअल में किया जाता है। फिर हम आते हैं मिड ईयर एक्विजिशन पे। नाउ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड्स 100% ऑफ सब्सिडीज इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड ओनली। तो एक्विजिशन डेट के बाद जो रेवेन्यू एक्सपेंस या जो भी अमाउंट्स हैं सब्सिडी के पीएनएल में, आप सिर्फ उन्हीं को 100% लाते हो। ओके। प्रॉफिट इज देन एलोकेटेड बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई। Time apportion result only if the question indicate or reasonably permits the assumption that results accrued evenly. Use actual information when given. Okay, कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा, एक लाइन लिखी होती है कि जो सब्सिडीज के प्रॉफिट लॉस हैं दैट अक्रू इवनली, है ना। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका ईयर स्टार्टिंग जनवरी है, ईयर एंड दिसंबर है, आपने एक्विजिशन 1 मार्च को किया है, तो 1 मार्च के बाद अप टू 31 दिसंबर, यानी कि 10 मंथ्स का आपको कंसोलिडेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। The consolidated statement of financial position balance sheet includes 100% of subsidiaries closing assets and liabilities with NCI shown separately in the equity section. Okay. Now, next, investment in an associate as per IAS 28, another very important adjustment. तो आपने जो एसोसिएट पे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है इक्विटी मेथड एज पर IAS 28। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं होता, बिकॉज आप सामने वाली कंपनी को कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लेके बैठे हैं। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जनरली आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, ड्राफ्ट बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन होगी, प्लस आपका पेरेंट का शेयर ऑफ एडजस्टेड पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड प्रॉफिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आपके एसोसिएट ने एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया है, जो OCI अर्न किया है, उसमें आपका शेयर मे बी 30%, लेट से, माइनस अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंपेयर हुआ है तो वो माइनस करिए, माइनस इन्वेस्टर शेयर ऑफ द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसमें जो शेयर है वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जरूर से क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस आप उसमें क्या शो करेंगे? शो द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएटेड एडजस्टेड पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एज अ सिंगल लाइन। सो कंसोलिडेटेड पीएनएल में एक सिंगल लाइन आती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ मत दिखाइएगा। तो आपके एसोसिएट का जो पोस्ट एक्विजिशन के बाद प्रॉफिट है ना, उसमें आपका जो शेयर है वो आप यहां इंक्लूड करेंगे। ठीक है। देन इफ द वर्किंग स्टार्ट्स विद पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड्स आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके वर्किंग नोट्स में पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर रिटेन्ड अर्निंग है मतलब डिविडेंड तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। डू नॉट डिडक्ट देम अगेन। इफ स्टार्टिंग विद क्यूमुलेटिव प्रॉफिट डिविडेंड रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट। ठीक है। तो अगर डिविडेंड नहीं हुआ है तो डिविडेंड आपके इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस करेगा। For transactions with an associate, eliminate the unrealized profit only to the extent of investors' interest in the associate. ध्यान रखिएगा, जो
इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग होती है वो एसोसिएट के साथ भी होती है, तो उसमें जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है उसमें सिर्फ जो यहाँ पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, जो आपका परसेंटेज शेयर है, सिर्फ उतना ही आपको वहां पे कंसीडर करना है। तो प्लीज इसका क्वेश्चन जरूर करिएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है अगर आपको इसके क्वेश्चंस करने में तो कमेंट पे लिखिए। नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं आपको इसका बढ़िया सा क्वेश्चन एक करवाऊं जिसमें सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। नेवर ऐड एन एसोसिएट्स एसेट लाइबिलिटीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस लाइन बाय लाइन। सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं? एनसीआई लेते हैं एक्विजिशन डेट पे, फिर उसमें एनसीआई परसेंटेज जो है ऑन एडजस्टेड पोस्ट एक्विजिशन, मतलब जो सब्सिडी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है उसमें एनसीआई का परसेंटेज जो होता है वो कैलकुलेट करके ऐड करेंगे, माइनस एनसीआई शेयर ऑफ रिलेवेंट इंपेयरमेंट। और अगर इंपेयरमेंट हो रहा है जैसे गुडविल इंपेयरमेंट है ना, और गुडविल इंपेयरमेंट में एनसीआई को कब शेयर मिलेगा? जब आप एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड से निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो वो शेयर निकाल के यहाँ माइनस कर देना। एट एक्विजिशन एनसीआई को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, दैट इज फुल गुडविल मेथड, या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट यानी कि पार्शियल गुडविल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा मेथड है एनसीआई वैल्यूएशन के लिए ऑन एक्विजिशन डेट। एडजस्ट करिए सब्सिडीज के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर आइटम्स अफेक्टिंग द सब्सिडी, जैसे कि फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, सब्सिडी सेलर अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया, सब्सिडी सेलर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन नॉन करेंट एसेट एंड सब्सिडी स्पेसिफिक एरर। तो ये बेसिकली मैंने बताया है कि जब आप एनसीआई का परसेंटेज निकालेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडी, तो पहले सब्सिडी के प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लेना। और सब्सिडी का प्रॉफिट कब एडजस्ट होता है? जब सब्सिडी सेलर है अनरियलाइज प्रॉफिट में, या सब्सिडी सेलर है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन नॉन करेंट एसेट में, या फिर फेयर वैल्यू जो अपलिफ्ट किया था उस पे एक्सेस डेप्रिसिएशन है। तो वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फिर आप एनसीआई को उसका परसेंटेज दीजिएगा। इंक्लूड द एनसीआई शेयर ऑफ रिलेवेंट पोस्ट एक्विजिशन मूवमेंट इन अदर रिजर्व्स ओसीआई, प्रेजेंट क्लोजिंग एनसीआई सेपरेटली विद इन द इक्विटी। ठीक है। डू नॉट चार्ज एनसीआई विद पेरेंट ओनली एडजस्टमेंट्स। ठीक है। नाउ द लास्ट वर्किंग, उसके बाद एक फाइनल चेकलिस्ट भी है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। नाउ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग मतलब पेरेंट प्लस पेरेंट का जो शेयर है सब्सिडी में उसका, और अगर एसोसिएट है तो उसमें भी। तो स्टार्ट विद पेरेंट्स क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। ध्यान से सुनिएगा, आप पेरेंट की जो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग है वहां से शुरुआत करिए। उसमें आप ऐड करिए पेरेंट शेयर ऑफ द सब्सिडीज एडजस्टेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो आपने पेरेंट का पूरा रिटेन्ड अर्निंग ले लिया, जो हम लेंगे ही लेंगे क्योंकि पेरेंट का जो रिटेन्ड अर्निंग है वो तो पेरेंट का ही है, तो वो ग्रुप में आएगा। लेकिन जो सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग है वो पूरी नहीं आएगी, वो सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन वाली आती है। तो ऐड द पेरेंट शेयर ऑफ द सब्सिडीज एडजस्टेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, एंड द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट्स एडजस्टेड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो दो चीजें ऐड होंगी, तीन चीजें। एक तो पेरेंट का पूरा लेना है आपको रिटेन अर्निंग, उसके बाद सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद उसमें पेरेंट का शेयर, और एसोसिएट का जो प्रॉफिट है एडजस्टमेंट के बाद उसमें पेरेंट का शेयर। Deduct parent attributable goodwill impairment and process parent group adjustments such as parent seller, PURP, parent seller, unrealized profit, unwinding of deferred consideration, associate impairment and associate PURP। तो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये सब आपके जो पेरेंट का रिटेन अर्निंग है आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सारी चीजें एक साथ आएंगी, दिस इज ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है। तो अगर पेरेंट सेलर है नॉन करेंट एसेट का या गुड्स का, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो पेरेंट का है, तो पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करिए। डिफर्ड कंसीडरेशन पे जो इंटरेस्ट आप लगा रहे हो, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, वो भी पेरेंट के प्रॉफिट को कम करेगा। एसोसिएट का जो इम्पेयरमेंट है, एसोसिएट का जो पीयूआरपी है, उसमें भी जो भी शेयर है पेरेंट का वो भी आप यहाँ कम करिएगा। Adjust for acquisition expense or other items only if they have not already been recorded in the parent's retained earning. Avoid double counting. Adjust for acquisition expense or other items. तो ये जनरली नहीं होता है, बट फिर भी अगर कुछ एक्विजिशन एक्सपेंस है तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्विजिशन एक्सपेंस पेरेंट के प्रॉफिट को कम करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट में ऐड नहीं होते। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आया है तो। नेवर ऐड द सब्सिडी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो सब्सिडी का कभी भी शेयर कैपिटल, प्रीमियम या जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है वो ग्रुप रिटेन अर्निंग में मत लीजिएगा। ठीक है। वो सब प्री एक्विजिशन होता है और वो सब गुडविल के कैलकुलेशन में नेट एसेट पे काउंट किया जाता है। ओके। सेलर रूल। पेरेंट अगर सेलर है तो एडजस्टमेंट अफेक्ट्स ग्रुप रिटेन अर्निंग्स ओनली। सब्सिडी अगर सेलर है तो एडजस्टमेंट इज शेयर बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई।
दिस इज द फाइनल चेकलिस्ट स्टूडेंट्स। सो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं, उसके बाद आई विल लेट यू नो कैसे आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। अपने पास रखिएगा और ज़रूर एग्जाम से एक दिन पहले आप इसे गो थ्रू करिएगा। एंड वन लास्ट थिंग, हमारा ऑलरेडी एफआर का रिवीजन बैच इज गोइंग ऑन लाइव, ठीक है। उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। फाइनल चेकलिस्ट शो सेपरेट वर्किंग फॉर नेट एसेट्स, गुडविल, एनसीआई एंड ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया एग्जाम में सेक्शन सी के अंदर, तो ये सारी वर्किंग सेपरेटली दिखाइएगा। Label every adjustment and identify which entity's profit it affects. Keep ownership allocation separate from line by line consolidation and cross check that only the parent share capital appears in the consolidated equity. तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो इक्विटी के अंदर कैपिटल होगी वो सिर्फ पेरेंट की होनी चाहिए, सब्सिडी का नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। नाउ द मेन थिंग कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इस पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इट्स टोटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। और आपको वहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ इशू आता है तो आप एक नंबर देख रहे हैं 91835 एंड 55055, आप इस पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एंड वी विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू एंड लेट अस नो कि आपको कौन से टॉपिक्स में, कौन से एफआर के टॉपिक्स में, एडजस्टमेंट्स में, वर्किंग्स में प्रॉब्लम आती है, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसका वीडियो शेयर करूं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिविजन्स एंड प्रैक्टिस सेशंस। थैंक यू वेरी मच।